नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। मगर क्यों बैन किया है? भारत में भले ही बड़े स्तर पर ऐसे सवालों पर बहस नहीं हो रही है, लेकिन डॉक्टरों की क्लिनिक में जाइए, स्कूल के भीतर जाइए, खूब बहस हो रही है कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत लग गई है। कैसे लत छुड़ाई जाए और वापस उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लाया जाए। लेकिन क्या बैन ही रास्ता है? आप इस वीडियो में देखेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते करते भारत आते हैं, भारत से अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका से दक्षिण कोरिया। हर जगह की बहस आपको प्रभावित कर सकती है और आप अपने लिए काफी कुछ उन बहसों से सीख सकते हैं, क्योंकि इस बैन के साथ आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि फ्रांस ने क्यों इंटरनेट के अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा दिया है। दुनिया भर में बहस हो रही है कि बच्चे से लेकर बड़े तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, रेडिट, ट्विटर की लत के शिकार हो चुके हैं। इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन रिसर्च डेटा और विश्लेषण ग्रुप YouGov ने एक सर्वे किया। 77% ऑस्ट्रेलियाई लोग प्रतिबंध के पक्ष में हैं। 87% लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनी अगर इस कानून का पालन ना करे तो उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के 8 राज्यों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का समर्थन किया है। ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता ही नहीं कि बैन का रास्ता कभी सफल नहीं होता। तो फिर वे समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि सोशल मीडिया के कारण बच्चों में जो बदलाव आ रहा है, अब उस पर काबू पाना माता पिता के बस की बात नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, भारत में भी घर घर में मां बाप सोशल मीडिया की लत के शिकार बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। उनके लिए बच्चों को बड़ा करना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन केवल बच्चों पर तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया के कारण हर हाउसिंग सोसाइटी में जो नफरती अंकल और आंटियां पैदा हुई हैं, जो दिन रात मुसलमानों के विरोध में नफरत फैलाती हैं, दरअसल वो भी कम खतरनाक नहीं है। उनका असर भी सोशल मीडिया के कारण है। इस बहस में झूठी और नफरती सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, वो भी शामिल है। सरकारों का इंटरनेट पे कंट्रोल भी शामिल है। सोशल मीडिया की ये प्लेटफॉर्म सरकार के लिए कंट्रोल करने, राजनीतिक दलों के लिए ट्रोल की सेना खड़ा करने का मैदान बनते जा रहे हैं। तो बीमारी भी आ रही है। बीमारी को दूर करने के फीचर्स भी सोशल मीडिया के इन ऐप में आ रहे हैं और इन पर अपनी राजनीति के हिसाब से कंट्रोल करने के कानून भी बन रहे हैं। मगर सवाल यह है कि इसका सामना कैसे किया जाए? क्या बैन ही तरीका है? हर देश अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया से पैदा हो रही इन महामारियों से जूझ रहा है। अमेरिका में 40 से ज्यादा राज्य सरकारों, माता पिता ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर केस कर दिया कि उनका सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी इसका चंद घंटों तक इस्तेमाल करेगा उसे इसकी लत लग जाएगी। पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना छोड़कर बच्चे रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे। इस तरह की आदतों को अब बीमारी के रूप में पहचाना जाने लगा है। अमेरिका की संसद में भी सुनवाई हुई और जकरबर्ग ने पीड़ित माता पिता से माफी मांगी, लेकिन अदालत ने इस मुकदमे में जकरबर्ग को सजा देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन में भी 5 साल बहस चली है, तब जाकर सितंबर 2023 में वहां कानून बना है। दक्षिण कोरिया ने तो 2011 में ही शट डाउन कानून बना दिया, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग को आधी रात के बाद 16 साल के बच्चों के इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन कई बच्चों ने गेमिंग साइट इस्तेमाल करने के लिए अपने माता पिता के नाम से खाते बना लिए। इस कानून को ही कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माता पिता इस कानून को बच्चों को पालने और शिक्षित करने के अपने अधिकारों पर प्रतिबंध की तरह देखने लगे। 2021 में इस कानून को वापस ले लिया गया। क्या इस तरह के कदम वाकई प्रभावी साबित हो रहे हैं या इनके जरिए केवल हेडलाइन बनाई जा रही है, जैसे कोई बड़ा भारी फैसला ले लिया गया हो? ऑस्ट्रेलिया में इस कानून पर यही आरोप लग रहा है कि हेडलाइन के लिए बनाया गया है। कानून पास कर दिया गया, लेकिन यही साफ नहीं कि इस कानून को लागू कैसे किया जाएगा। जैसे भारत में महिला आरक्षण का कानून तो पास हो गया, हेडलाइन छप गई, लेकिन लागू कब होगा ये किसी को पता नहीं। वही हाल ऑस्ट्रेलिया के इस कानून का है। कहा जा रहा है 12 महीने तक तो लागू नहीं होगा। सिर्फ 3 दिन रह गए थे ऑस्ट्रेलिया की संसद के सत्र समाप्त होने में, तब यह विधेयक लाया गया। इससे मौजूदा कानून ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2021 में बदलाव हो जाएंगे। बदलावों को लेकर एक ही दिन में 15,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं आ गईं। 15,000।
आपत्ति दायर करने वालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है। एमनेस्टी ने सिफारिश की कि इस कानून को पारित न किया जाए क्योंकि यह कानून युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के कथित उद्देश्य को पूरा करने की जगह उन्हें समाज से अलग थलग कर देगा, अकेला कर देगा। इस कानून में यह नहीं बताया गया कि प्रतिबंध किन कंपनियों पर लागू होगा। हालांकि संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा है स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम, रेडिट और फेसबुक पर प्रतिबंध लगने की संभावना है। यूट्यूब पर नहीं लगेगा क्योंकि मंत्री के अनुसार यूट्यूब का बेहद महत्वपूर्ण शैक्षिक योगदान है। We're doing more than setting a new minimum age of 16 for social media. We are setting a new community standard, making it clear that social media companies have a social responsibility and sending a message to all those mums and dads who are worried about the impact that social media is having on their children's well-being, their mental health, their confidence and their sense of self. That message is simple. We are on your side. We've got your back. दिलचस्प बात यह है कि अल्बनीज ने अपना भाषण ट्वीट किया तो इस भाषण के ठीक नीचे ट्विटर ने रीडर कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया, यानी सुझाव कि ऑस्ट्रेलियाई जनता को इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के लिए केवल 24 घंटे दिए गए। इसके बावजूद सरकार को 15,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश ने इस कानून की आलोचना की है। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने कहा कि यह सब ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा पिछले दरवाजे से इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश है। यह ऑस्ट्रेलिया और ज्यादातर अमेरिका में रहने वाले टेक दिग्गजों के बीच टकराव के माहौल को पैदा करता है। इस साल ही मस्क और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच ग्राफिक कंटेंट को हटाने और सोशल मीडिया में फैलाए झूठ से निपटने के लिए कानून बनाने को लेकर कई बार टकराव हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में आलोचना हो रही है कि इस कानून को पास करने से पहले पर्याप्त बहस नहीं हुई। इसके लागू होने से सोशल मीडिया पहले से और असुरक्षित हो जाएगा कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ और चोर रास्ते निकाल लिए जाएंगे जिनके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। It is being rushed through. It hasn't been considered properly. It's not even going to take place for 12 months. There is no excuse for doing it in this way, except for the desperation that the Prime Minister had to match the dare that the Leader of the Opposition put, which was get it in place before Christmas. It's pathetic. It's a headline. It doesn't do what they say it will do. It creates a more unsafe culture and platform and environment and will have unintended consequences. प्रधानमंत्री अल्बनीज का यही जवाब है कि बेशक कुछ बच्चे प्रतिबंधों की काट निकाल लेंगे, लेकिन यह कानून सोशल मीडिया को संदेश दे रहा है कि वे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो क्या यही एकमात्र रास्ता है कि बैन कर दिया जाए? ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को लेकर फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस फैसले से चिंतित है। फेसबुक और टिकटॉक ने कहा है कि जल्दबाजी में कानून पास हुआ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य, ऑनलाइन सुरक्षा और युवा अधिकारों के ऐसे कई विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया है जिन्होंने ऐसे फैसलों का विरोध किया है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा कि अब पूरी तरह से संभव है कि प्रतिबंध से युवा लोगों को इंटरनेट के अंधेरे कोनों में धकेल दिया जाए, जहां कोई सामुदायिक दिशा निर्देश, सुरक्षा उपकरण या संरक्षण मौजूद नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज इन सवालों का जवाब देने के बजाय दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। ट्विटर पर अपनी सरकार की दूसरी योजनाएं गिनाने लग गए हैं। बात 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की हो रही है और बताने लग जा रहे हैं उन्होंने छात्रों के $3 बिलियन के लोन माफ कर दिए, चाइल्ड केयर वर्कर का वेतन 15% बढ़ा दिया। खैर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या करते हैं उससे आपको क्या? आपके प्रधानमंत्री तो अदानी पर इतने आरोप लग जाते हैं, बोलते तक नहीं, जांच तक नहीं कराते। वे भी यही करते हैं, दूसरी योजनाएं गिनाने लग जाते हैं। एनीवे, भारत में लोकल सर्कल्स नाम की एक संस्था ने 368 जिलों में एक सर्वे किया। इस सर्वे में 2 में से 1 शहरी माता पिता ने बताया कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की लत लग गई है। 9 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे इन प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन 3 से 6 घंटे बिता रहे हैं, बल्कि कई बच्चे 6 घंटे से कहीं ज्यादा समय बिता रहे हैं। माता पिता कह रहे हैं इसके कारण उनका बच्चा आक्रामक हो गया है, अधीर हो गया है, सुस्त होता जा रहा है। इस तरह की बातें दुनिया भर में कई प्रकार के रिसर्च में निकलकर आई हैं, लेकिन क्या बैन करने से समाधान होगा?
ऑस्ट्रेलिया ने जो किया है वो सुनने में कुछ नया और बड़ा लगता है, लेकिन क्या यही वो रास्ता है जो सबसे कारगर है? रोहित 25 साल से स्कूली बच्चों के साथ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वे बैन करने के रास्ते को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया की दुनिया में काफी सारे खतरे हैं, खासकर बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए। इसे बैन करना कोई समाधान नहीं है। दिस इज अ लिटिल बिट लाइक सेइंग कि सड़क पर दुर्घटना हो सकती है तो हमको गाड़ी चलानी रोक लेनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम ठीक से गाड़ी चलाना सीखें, सड़क के नियमों को समझें, खुद को भी सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बेहतर यह होगा कि बच्चों को और नौजवानों को इसके बारे में शिक्षा दी जाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो जो कॉन्वर्सेशंस फैमिलीज में होनी चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, जो आजकल काफी कम हो गई है, उसको इनकरेज किया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चों, नौजवानों, युवकों और माता पिताओं के बीच में जो संवाद है वो बना रखे। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक तरीके से बच्चों के जिंदगी में एक नींव डल जाएगी। सही और गलत के बीच में वो फर्क समझेंगे। ये भी बहुत जरूरी है कि माता पिता बच्चों को समझाएं दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशंस करें। ऐसा करने से सोशल मीडिया का जो दबाव जो है, का जो असर जो है, वो बच्चों पे कम हो जाता है, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, वो ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। ये जरूरी है कि बच्चे पढ़ें, माँ बाप बच्चों के साथ किताबें पढ़ें, उनके साथ जरूरी मुद्दों पर बातचीत करें। So spending time with one's kids can actually offset the great dangers there are of social media. ये भी समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया सड़क की तरह एक माध्यम है। अब या तो हम गाड़ी तेज चला के एक्सीडेंट कर सकते हैं, या हम आराम से ठीक से चला के अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। इन द सेम वे इंटरनेट, जैसे इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं, अगर हम उसे ठीक से बच्चों को नेविगेट करना सिखा लें तो वो भी उससे वो सब ग्रहण कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छा है, और जो खतरनाक चीजें हैं वो उनसे संभल सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये कभी ना भूलें कि बच्चे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमसे सीखते हैं। अगर हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया का दबाव कम है तो हमें देखकर वो हमसे कुछ सीख लेंगे, और हमें खुद से ये पूछना चाहिए, मैं फोन पर कितना समय वेस्ट करता हूं, मैं सोशल मीडिया में कितना डूबा हुआ होता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे देख के यही सीखेंगे। सो लेट्स बी अ रोल मॉडल फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया का एक स्वतंत्र मीडिया चैनल है 6 न्यूज ऑस्ट्रेलिया। इसे 16 साल से कम उम्र के युवाओं ने बनाया है, जिन्हें आप अक्सर किशोर या टीनेजर्स कहते हैं। लियोनार्ड पुग्लिसी ने 11 साल की उम्र में ही इस चैनल को बना दिया था। इसके अधिकांश पत्रकार किशोर उम्र के हैं। बैन करने के इस कानून को लेकर खूब बहस हो रही है। उदाहरण दिए जा रहे हैं कि यूरोपीय संघ ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। बाल अधिकारों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े वकालत समूहों में से एक ने प्रस्तावित प्रतिबंध की आलोचना की कि यह एक बहुत ही कुंठित कदम है। यह मुद्दे की जटिलता से जूझने की कोशिश नहीं करता। अक्टूबर में 100 से अधिक शिक्षाविदों और 20 नागरिक समाज संगठनों ने ऑस्ट्रेलियाई बाल अधिकार टास्क फोर्स के माध्यम से सरकार को एक खुला पत्र भेजा। इस समूह ने संयुक्त राष्ट्र की सलाह का हवाला देते हुए कहा कि ऑनलाइन स्पेस को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीतियों का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल वातावरण का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए। सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे और किशोर डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंच पा रहे हैं। जबकि 36 मंथ्स इनिशिएटिव नाम की संस्था 1.25 लाख से अधिक हस्ताक्षर वाली याचिका ले आती है। इसका तर्क है कि बच्चे कम से कम 16 वर्ष की आयु तक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं के मनोवैज्ञानिक विकास की उम्र में मस्तिष्क की सिस्टम को घुमा दे रहा है। इससे मानसिक बीमारी की महामारी फैल रही है। भारत के माता पिताओं को इस पर और अधिक सोचने की जरूरत है। उन्हें द कन्वर्सेशन वेबसाइट पर जाकर प्रोफेसर लिसा एम गिवन का एक लेख पढ़ना चाहिए जो जून 2024 में छपा था। गिवन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन साइंस की प्रोफेसर है। इस चैनल पर चुनावों के समय ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, मौजूदा प्रधानमंत्री अल्बनीज का इंटरव्यू हो चुका है।
किशोर उम्र के बनाए इस चैनल पर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होता है। 6 न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान जारी किया है, कहा है कि हम एक बात साफ कर देते हैं, हमारा चैनल कहीं नहीं जाने वाला। हमारी टीम में ज्यादातर युवा पत्रकार हैं, कई अब भी हाई स्कूल में हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कई पत्रकार 15 साल के थे जब यह सारी बहस शुरू हुई, वे अब एज लिमिट के पार हो चुके हैं और उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति है। हम इस कानून पर इंक्वायरी के संबंध में पहले भी कह चुके हैं। हम 13 से 15 साल के दर्शकों से बने हैं जो आगे चलकर हमारी टीम से जुड़े और पत्रकारिता मीडिया के प्रति अपने जुनून के अनुसार काम कर सकें। यह बैन गंभीर रूप से हमारे युवाओं की रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। चाहे वो कोई भी करियर अपने लिए चुने, 1 साल तक बैन लागू नहीं होगा तो इसमें बहुत से बदलाव अभी भी हो सकते हैं। कुछ भी हो, हम यही होंगे और हर उम्र के दर्शकों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लाते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में गिवन लिखती हैं कि ऑस्ट्रेलिया से पहले अन्य कई देश दशकों तक कोशिश करते रहे कि ऑनलाइन सामग्री बच्चों तक नहीं पहुंचे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 1998 में अमेरिका में चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन रूल COPPA को अमल में लाया गया, जिसके तहत 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन साइट्स के लिए नियम बनाए गए कि इनके इस्तेमाल के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। कुछ शब्दों के सर्च पर रोक लगा दी गई। गिवन बताती हैं कि इस एक नियम के कारण एज फ्रॉड बढ़ने लगा। एज फ्रॉड मतलब बच्चे अपनी सही उम्र छिपाकर इंटरनेट का उपयोग करने लग गए। कहा जा रहा है बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, उसे भी देखना चाहिए, और जो बुरा हो रहा है उस पर बात करने की जरूरत तो है ही। क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि स्कूलों के क्लासरूम में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है? खराब पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या आज भी स्कूलों में अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों से बहुत ज्यादा है। कम वेतन और अधिक काम के बोझ ने शिक्षकों का जीवन भी उतना ही मुश्किल कर दिया है, जिसका गहरा असर टीचिंग पर पड़ रहा है। नतीजा क्या होता है? क्लास में टीचर खराब पढ़ाते हैं, थके थके आते हैं, बच्चे विषय को समझ नहीं पाते और वे कभी कोचिंग कभी ट्यूशन का सहारा लेने लग जाते हैं। खबर थोड़ी पुरानी है जो आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन विश्वगुरु भारत के एक हिंदी अखबार में ही छपी है। खबर थोड़ी पुरानी है जो आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन विश्वगुरु भारत के एक हिंदी अखबार में ही छपी है। हेडलाइन है, हां मैंने मजबूरी में अयोग्यों की भी नियुक्ति की है। यह हेडलाइन अपने इंडिया की है, जिसके नेता आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भारत को हम विश्वगुरु बनाने में लगे हैं, जबकि जहां से विश्वगुरु बनाने के अभियान के सबसे बड़े लीडर चुनकर आते हैं, उसी बनारस के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कहा है उन्होंने लेक्चरर और प्रोफेसर के पद पर अयोग्य लोगों की नियुक्ति की है। जीसी त्रिपाठी ने अपने रिटायरमेंट के वक्त कहा था, और यह खबर उसी वक्त छपी थी कि उनके पास ऐसी सूची आती थी जिसमें सभी लोग अयोग्य ही रहते थे। हालांकि अयोग्यों की सूची में जो अच्छे थे उनको चुना। बताइए, क्या यह अपराध नहीं है? एक यूनिवर्सिटी में आप अयोग्य लोगों को प्रोफेसर बना रहे हैं और फिर रोना रोएंगे कि बच्चे हमारे पढ़ते नहीं। कायदे से जीसी त्रिपाठी के समय जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सभी को रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आप उन लोगों की सोचिए जो अयोग्य हैं और बीएचयू में पढ़ाने की नौकरी पा गए। वो शिक्षा की हालत पर क्या सोचते होंगे, क्लास में क्या पढ़ाते होंगे, बल्कि बहुत खुश होते होंगे कि अच्छा हुआ भारत में शिक्षा का स्तर रद्दी हो चुका है, तभी उनके जैसे अयोग्य लोगों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई ताकि वे आगे भी शिक्षा के स्तर को रद्दी बनाते रहें। आप सोच रहे होंगे हम कहां से कहां चले गए। हम बिल्कुल विषय से नहीं भटक रहे, बल्कि इस विषय में अलग अलग चैप्टर को जोड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि YouTube शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म बन गया। YouTube पर कई अच्छे शिक्षकों ने शानदार कोर्स बना दिए और विषय को पढ़ाने के तरीकों से लोकप्रिय हो गए, जिसके अच्छे असर की बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन किया, लेकिन YouTube को छोड़ दिया क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल सकारात्मक माना जा रहा है। येल यूनिवर्सिटी ने तो अपने दिग्गज प्रोफेसरों की पूरी लेक्चर सीरीज YouTube पर डाल दी है, आप भी पढ़ सकते हैं। फोन पर देखिए, स्क्रीन टाइम का डेटा आने लगा है, अलार्म। यह डेटा एक तरह से उसी खतरे को लेकर अलर्ट करता है कि जरूरत से ज्यादा फोन पर रहने से, सोशल मीडिया में रहने से अकेलापन बढ़ता है, अवसाद बढ़ रहा है, पल पल में ध्यान बट रहा है, आपकी नींद पर असर पड़ रहा है, आप हमेशा चिड़े चिड़े से रहते हैं, 100 तरह की बातों से घिरे रहते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इससे परेशान हैं। हमेशा याद रखिए, मानसिक बीमारियों के अनेक कारण होते हैं, सोशल मीडिया एक कारण हो सकता है।
उसी के कारण सारी मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं। सोशल मीडिया से बहुत कुछ अच्छा हुआ है और आज भी हो रहा है, लेकिन यह भी सही है कि फोन पर सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण हम सबके जीवन में तरह तरह की बीमारियां या विकार पैदा होते जा रहे हैं। यूरोपीय संघ में भी इस तरह के बैन लगाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। टेक कंपनियों और मानवाधिकार संगठनों ने काफी विरोध किया। उनका दावा था कि ये नियम बच्चों की अभिव्यक्ति और सूचना तक पहुंचने के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए अपनी आयु सीमा निर्धारित करने का फैसला किया गया। वेबसाइट पर लिखा है कि यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब भी बच्चे और युवा ऑनलाइन जाएं तो उन्हें सुरक्षा, अधिकार और सम्मान मिले तथा वे ऑनलाइन दुनिया की सुविधाओं तक पहुंच सकें और आनंद भी उठा पाएं। इस वेबसाइट पर BIK स्ट्रेटेजी नाम से कार्यक्रम है। BIK मतलब बेटर इंटरनेट फॉर किड्स। BIK के 3 स्तंभ बताए गए हैं। युवा उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों को हानिकारक और अवैध ऑनलाइन सामग्री, आचरण, संपर्क और जोखिमों से बचाने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाया जाए। डिजिटल दुनिया में बच्चों को सशक्त बनाएं और उन्हें सुरक्षित विकल्प चुनने और खुद को ऑनलाइन अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक कौशल देना चाहिए। नवीन और रचनात्मक डिजिटल अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों द्वारा की जाने वाली अधिक गतिविधियों के साथ बच्चों की सक्रिय भागीदारी में सुधार करने की जरूरत है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इसमें रहने की कुछ पुरानी यादें जरूर हमें और आपको सुकून देती हैं, लेकिन जो सामने है उससे नजर नहीं मोड़ सकते। सोशल मीडिया ही स्कूल है, दवाई है, दोस्त है, पढ़ाई का विकल्प है। इन सब सवालों पर घरों में बहस होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से यह जरूर सीख सकते हैं कि वहां की संसद में इन सवालों को लेकर पड़ताल होती है। सोशल मीडिया के संस्थापकों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, सांसद उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी वहां की संसद ने जांच बिठाई। भारत में आपने कब सुना कि हेट स्पीच पर, सोशल मीडिया के असर पर संसद में बहस हो रही है? यहां तो अदानी के मामले में संसद में बहस नहीं हो पाती, 4-4 दिन संसद नहीं चलती। क्या अच्छा नहीं होता कि इन 4 दिनों में से एक दिन बहस हो ही जाती और बाकी दिनों में इस तरह के सवालों पर चर्चाएं होती और देश में भी कुछ नए विषयों पर जनता को जानने, समझने और बात करने का मौका मिलता। अदानी के खिलाफ जांच की मांग और लगे तमाम आरोपों पर बहस की मांग को लेकर कितने ही सत्रों से भारत की संसद में पर्याप्त रूप से काम नहीं हो रहा है। अदानी का अपना बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन अदानी को लेकर संसद का बिजनेस ठप हो जाता है और इन्हीं सब में आपके जीवन के महत्वपूर्ण साल गुजरते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के कारण बच्चों में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन क्या बैन ही रास्ता है? इस पर ठीक से विचार कीजिए। सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल और सुरक्षित बनाने का प्रयास होते रहना चाहिए। एक कानून बना देने से यह काम नहीं हो सकता। सड़क अगर खराब है तो उसे ठीक से बनाइए, उस पर चलने के नियमों को बेहतर कीजिए, साइन बोर्ड अच्छे लगाइए। सड़क को ही बैन कर देने से हल नहीं निकलेगा। आपके कहने से हो सकता है भारत में बैन हो जाए और बैन करने के बाद जो प्रधानमंत्री कभी खराब स्कूली शिक्षा, खराब यूनिवर्सिटी पर नहीं बोलते हैं, रद्दी कॉलेजों पर नहीं बोलते हैं, वो बच्चों के भविष्य के रक्षक बनकर आपके बीच आने लग जाएंगे, उपदेश देने लग जाएंगे। उनका काम तो हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा। जो बिगड़ा है बिगड़ा रह जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।